डीजल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 435 से बढ़ाकर 445 रुपए कर दिया गया है। पीर महल का 380 से 390 और कमालिया का 340 से 350 कर दिया गया है। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को, फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए हैं। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 435 से बढ़ाकर 445 रुपए कर दिया गया है। इस सवाल से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी मजीद बताइएगा। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बसों के किराए हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है। 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इजाफा किया गया है। 1.98% जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं किरायों की मद में। 5 रुपए डीजल की कीमत बढ़ी थी, जिसकी वजह से मुसाफिर खासे परेशान हैं। और क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो किराया इस कदर नहीं कम किया जाता, जब होती हैं ज़्यादा तो फिलफौर इजाफे कर दिए जाते हैं। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद है, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, किराए बढ़ा दिए गए हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिस रफ्तार से किराए बढ़ रहे हैं अफोर्डेबल है या नहीं? अफोर्डेबल तो नहीं है ये, क्योंकि है ना जब भी है ना देखते हैं डीजल की कीमत या पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो वो इसलिए मुसाफिर का किराया भी बढ़ जाता है। ठीक है, हर मुसाफिर का 10 रुपये से लेकर 50 रुपये 100 रुपया किराया इन्होंने हर मुसाफिर का बढ़ा दिया। इतना अफोर्ड मुसाफिर नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इनको चाहिए जब कम हो तब कम किराया होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं ना जब बढ़ाते हैं साथ ही किराया भी बढ़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है हुकूमत के लिए। प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। कुल मुसाफिरों का यही कहना है कि इनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो आम मुसाफिर है उसको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े किराया अदा करने में। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू अपडेट करने के लिए। डीजल की कीमत बढ़ने पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी परेशानी का शिकार हो गई है। फैसलाबाद में जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का इजलास सदर राना सिकंदर आजम ने सदारत की। बोले, डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ट्रेडर्स विंग का हुकूमत से डीजल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। इस पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताइए। बिल्कुल, जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीजन का आज इजलास मुनक्कद हुआ है। इजलास की सदारत डिविजनल सदर और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान की जानिब से की गई है। इजलास के अंदर ताजरों की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है, इस हवाले से परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि डीजल की कीमत हुकूमत ने 5 रुपये बढ़ाई है, जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से 10 से 15% किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से कारोबारी तबके के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे जो किराए डीजल की कीमत बढ़ते ही बढ़ाए गए हैं, इस हवाले से ताजरों को क्या होता ये है कि गवर्नमेंट ने एक तो ये 15 दिन के बाद रेट्स उतार चढ़ाव रखा है ना जी, उससे बहुत अनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब फ्रेट चार्जेस जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के 5 रुपये पर लीटर इन्होंने बढ़ाया है, तो उन्होंने 10% किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे लामहला आप जो भी माल आपके पास आता है उसी के ऊपर तो उसके चार्जेस जो बढ़ जाते हैं, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो महंगाई लामहला बढ़ती है। अच्छा, बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को चेंज किया जाए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें रद्दोबदल सालाना तौर पर होनी चाहिए, ना कि हर 15 दिन बाद। और जो ये इजाफा किया गया है इसको भी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। एलपीजी एसोसिएशन की फैसलाबाद में हड़ताल का दूसरा रोज है। दुकानदारों ने कारोबार मुकम्मल बंद कर दिए हैं। कहते हैं रजिस्टर्ड अफराद को पकड़ा जा रहा है, जबकि गली मोहल्लों में सरेआम रिफिलिंग हो रही है। एलपीजी दुकानदारों का कानूनी और गैर कानूनी कारोबार के लिए अलग अलग एसओपीज बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। 2 नंबर गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। एलपीजी गैस जो है ये गरीब आदमी का फ्यूल है, इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। घरों में गैस नहीं आ रही, हम बाकायदा गवर्नमेंट के रजिस्टर शुदा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम चाहते हैं कि कोई इंतज़ामिया कोई एसओपीज दे हमें। पहले भी आज से 3.5 साल पहले डीसी साहब ने ये हमें एसओपीज दिए थे। हमने ये मॉडल शॉप बनाई है, जगह जगह पे शावर बॉल लगाए हैं, हैंड बॉल लगाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए, लिहाजा हम अकता चुके हैं। इस वक्त अगर हमारी बात ना मानी गई तो पूरे फैसलाबाद में हम 1 किलो गैस भी किसी को नहीं देंगे। इंतजामिया घरों की गैस पूरी कर ले, कस्टमर की गैस पूरी कर ले, हम बिल्कुल कम बंद कर देंगे। मुल्क की बरामदात बढ़ाने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हुकूमती इकदामात के मुंतजिर
हुकूमत ने बरामदात कुनिंदगान को जल्द सेल्स टैक्स देने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ना मिला। एक्सपोर्टर्स बैंकों के हाई मार्कअप पर काम करने से कासिर। चेयरमैन PHMA हाजिर खान कहते हैं हुकूमत पर 300 अरब से जायद वाजिबुल अदा हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। सेल टैक्स रिफंड्स DLTL रिफंड्स पे फिर से एक्सपोर्टर्स मैदान में नजर आ रहे हैं। जहां हुकूमत माहानावार कारकर्दगी बरामदात की बढ़ती हुई दिखाती है, तो एक्सपोर्टर्स भी मैदान में आते हैं कि ये माहानावार कारकर्दगी की अगर बरक्स देखें तो दरामदात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारे सेल टैक्स रिफंड्स वापस लिया जाए ताकि मुल्क में मौशी इस्तेकाम आ सके। हमारे साथ हाजिर खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन PHMA हैं, इनसे बात करते हैं। हाजिर भाई, क्या कहेंगे, सेल टैक्स रिफंड्स कितने बढ़ चुके हैं और इससे किस हद तक इंडस्ट्री जो है वो बैकफुट पे जाती नजर आ रही है? शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे पहले जो हमारा जो सेल टैक्स का प्रॉब्लम है वो वर्स से वर्स होता जा रहा है। हमारा जो DLTL है वो अगर हम मिला के देखें तो तकरीबन 55 बिलियन वो बन जाता है। इसी तरह हम अगर इनकम टैक्स देखें तो इनकम टैक्स के जो रिफंड है वो भी 100 बिलियन से ज़्यादा है। तो ये तमाम फिगर जो है वो 500-600 तकरीबन 300-350 बिलियन बन जाती है। तो ये इस चीज़ ने इंडस्ट्री पहले ही डिस्टर्ब है, इंडस्ट्री पहले ही क्राइसिस में है, तो ये हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब कर दिया है। आप देखें कि जितना एक इंडस्ट्री के पास लोन होता है बैंक का, उसके तकरीबन अब इक्विवेलेंट जा चुका है सेल टैक्स का रिफंड और इनकम टैक्स का रिफंड। डैट मीन्स कि हम जो पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास है हम उसका मार्कअप पे कर रहे हैं। एक उम्मीद हुई थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो DLTL हमारे इशू कर रहे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसकी वजह से अभी हमें वो मिलने शुरू नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। हाजिर खान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आने के बावजूद जहां उन्होंने एक फास्टर सिस्टम को दोबारा रीएक्टिव करने का और साथ एक स्टार सिस्टम को रीएक्टिव जो कि डेफर पेमेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ताहाल अभी भी उसके अंदर कोई भी खातर खा चीज़ नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाकिस मुआशरी पॉलिसियां चलते कारोबार निगलने लगी। जर्नल्स कंपनियों की तादाद में तेजी से होने वाली कमी तशवीशनाक करार। सनतकार कहते हैं 1200 जिनिंग कंपनियों में से सिर्फ 400 काम कर रही हैं। इस पर मजीद बात करेंगे शहराज भट्ट से, बताइएगा। इस वक्त जिनर्स की कम होती हुई तादाद जो है वो खतरनाक है, अलार्मिंग है और इस पर लम्हा फिक्रिया है। कॉटन की प्रोडक्शन अगर मजीद कम हुई तो हमारा ज्यादा इन्हिसार इंपोर्ट पर होगा, और अभी भी हमारा इन्हिसार ज्यादा तो इंपोर्ट पर ही है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस पर राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, ये बताइएगा, अगर कॉटन प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है तो पूरी की पूरी टेक्सटाइल चेन ही मुतासर होती है, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, ये जो हमारे कॉटन है ये कॉटन नहीं है, इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। पूरी दुनिया में इसका अल्लाह ताला ने एक खास रेशा रखा हुआ है। हमारी कॉटन पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मशहूर है कि हमारा एक्सपोर्ट की बेस ही ये है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, गारमेंट्स जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो यही कॉटन होती है। अब जिनिंग मिलें आप 1200 मिलें थी, 400 रह गई हैं, 800 बंद हो गई हैं। इसका मतलब है कि 70% जो है वो मिलें बंद हो गई हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को एक्स्ट्रा प्रमोट करके, ये लोगों को फैसिलिटेट करके, सब्सिडीज दे के कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और बढ़ इसी तरह सकती है जब सहूलियात दी जाएंगी कि मिलें चले, कारोबार चले। जब कारोबार चलेगा, अगर कॉटन की प्रोडक्शन मुतासर होती है कि पूरी टेक्सटाइल। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। और दूसरी जानिब महंगाई ने फैसलाबाद के लंडा बाजारों में भी मुस्तकिल डेरे डाल लिए। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खरीदार ना होने के बराबर दुकानदार राह तकने लगे। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। महंगाई ने फैसलाबाद के लंडा बाजारों में भी मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ताहम खरीदार जो है वो ना होने के बराबर हैं और दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो राह तकते रहते हैं कि कब खरीदार आएंगे। लेकिन अब हालत ये है कि लंडा बाजारों में भी महंगी अशिया दस्तयाब होना शुरू हो गई हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, आखिर क्या वजह है लंडा बाजार भी महंगाई वहां पर देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त मैं राजबाग रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर लंडा बाजार की एक तादाद जो है वो मौजूद होती है और यहाँ पर खासा एक अच्छा माल मौजूद होता है जिसको लोग खासा पसंद भी करते हैं, जिसके अंदर सर्दियों का मौसम क्योंकि तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके अंदर कोट, जर्सियाँ, जूते, कपड़े जो कि लोग जो है वो खासे पसंद करते हैं, उनको सस्ते दामों में भी दस्तयाब होते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये सूरत हाल नजर आती है कि शहर फैसलाबाद में मौसम तो तब्दील हो गया है, लेकिन लोगों ने अब लंडा बाजार का रुख करते हुए जो है वो उनकी खासी कम तादाद नजर आती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। लोगों का भी यही कहना है कि महंगाई जितनी बाजारों के अंदर नजर आती है बिल्कुल उसी तरह से लंडा बाजार में भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी करना खासा मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कोई खरीदारी करने आए से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि महंगाई खासी बढ़ गई है, लंडा बाजार में भी यही सूरत हाल नजर आती है? बिल्कुल ऐसे ही नजर आती है जी। जब यहाँ लेने आओ चीज तो वो जो 300 का था वो कहते हैं 800 रुपये है। अब गरीब आदमी क्या करेगा, आप ये बताएं। अब ये मैंने बच्चे का शूज लिया है, वो कह रहा था 1500 करते कराते कह रहा 800 रुपये 700 में दिया इन्होंने। यानी कि जो हमारा मतवसत तबका है वो इसको अफोर्ड नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मुझे साथ ये बताइएगा कि कहते हैं कि लंडा बाजार में हर तरह की आइटम मौजूद होती है, हर चीज आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये महंगाई जो है ये आम मार्केट जैसी महसूस होती है? नहीं, ये जो है ना आम मार्केट जैसा नहीं है, लेकिन ये है कि ये लोग जो है ना बैठे हुए जो लोग ये अपने रेट बढ़ा के करते हैं, मन मर्जी करते हैं, समझे। इसकी वजह जो है ना गरीब आदमी जो आता है वो देख के चले जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिले इंतजामिया तो चले जो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ हुकूमत को इस तरफ गौर करने की जरूरत है? क्यों नहीं, उनको चाहिए। या गरीब आवाम जो है ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो तनख्वाह जो है ना 40,000 35,000 इस तरह है। अब वो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो अखराजात है, बच्चों का पढ़ाई है, हर चीज़ है, ठीक है। बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर अखराजात जो है उन्होंने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कैमरामैन जुनीद भी आपको ये बात दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी बाजार जो है वो खाली नजर आ रहा है। लोगों की कोई इक्का दिक्का लोग हैं जो इस वक्त शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाकर यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई। बहुत शुक्रिया मरियम रजा हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि महकमा सेहत फैसलाबाद मुश्किलात से दो चार। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की सीट खाली। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स की सीटें भी तैनाती की मुंतजर। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में अहम अफसरान की सीटें जो है वर्षा दराज से खाली चली आ रही हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए आपको मेरे कम में एक बोर्ड नज़र आएगा, क्योंकि ये महकमा सेहत का मरकजी दफ्तर है और यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इसकी यहाँ पे सीट जो है वो तैनाती है। डॉक्टर पनियार है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर अजमत खिची इस वक्त मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज की आपको यहाँ पे सीट लिखी हुई नजर आएगी, मगर बदकिस्मती से ये सीट जो है वो यहाँ पे अरसा दराज से खाली चली आ रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो सीट है ये भी यहाँ पे खाली चली आ रही है। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एपिडेमिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे वबाई अमराज कहा जाता है, ये भी यहाँ पे सीट खाली है। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस में जो है डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की सीट खाली है। और इसके साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डेवलपमेंट सेंटर की भी यहाँ पे सीट खाली चली आ रही है। इस तरह अहम अमूर पे सीटें जो है वो अरसा दराज से खाली चली आ रही हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इन सीटों पे अभी तक तैनाती को मुमकिन नहीं बनाया जा सका, जिसके सबब महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से इजाफी चार्ज जो है वो अफसरान को सौंप रखे हैं, जिसके सबब अफसरान जो है वो उन्हें अलहदा से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और दूसरी जानिब जो निज़ाम है वो भी मुतासर। बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन अपडेट करने के लिए। टोबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में निस्फ ऑक्सीजन प्लांट 3 माह से फंक्शनल ना हो सका। ऑक्सीजन प्लांट बिजली का कनेक्शन ना होने से गैर फाल। प्लांट फंक्शनल करने के लिए 630 kVA ट्रांसफार्मर की जरूरत है। ऑक्सीजन प्लांट फाल होने के बाद 300 बेड्स के लिए ऑक्सीजन फराहम कर सकेगा। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद।
रेसिंग के डीएच अस्पताल में तकरीबन 3 माह कबल नस्ब किया जाने वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बिजली का कनेक्शन ना होने के बायस फंक्शनल नहीं हो सका है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 3 माह कबल यहाँ पर नस्ब कर दिया गया था। यहाँ पर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर दिए गए थे महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानब से। इस बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को फंक्शनल करने के लिए तमाम तर यहाँ पर इक्विपमेंट फराहम कर दिए गए थे। जनरेटर की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन वाबड़ा की जानब से बिजली का कनेक्शन ना होने के बाद 3 माह से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ पर जो है वो फंक्शनल नहीं हो सका है। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि महकमे की जानब से वाबड़ा को जो है वो ट्रांसफार्मर की मद में पूरी अदायगी कर दी गई है और मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्तें लिखकर जो है वो उनसे उनको तहरीरी तौर पर भी आगाह किया कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए और बिजली का कनेक्शन यहाँ पर मुहैया की जाए ताकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को फंक्शन किया जाए और अस्पताल की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की कैपेसिटी 500 सिलेंडर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोड्यूस करेगा, जिससे जो है वो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की खरीदने की मद में जो बड़ा हिस्सा महकमे का रेवेन्यू का जो खर्च होता है वो भी जो है वो कम हो सकेगा। यहाँ पर जो है वो बिजली का कनेक्शन फौरी तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फाल हो सके। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फाल होने के बाद ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी और अस्पताल की आमदन का बड़ा जरिया भी बच सकेगा। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। झंग के धजी चौक की बिलाखिर सुनी गई तोसी और बहाली के काम का आगाज, क्रॉसस्टोन लगा दिए गए, लेडीज पार्क का बाकी मानदा काम भी शुरू कर दिया गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। 2023 में इस मंसूबे के ऊपर काम का आगाज़ किया गया निगरान दौरे हुकूमत में, लेकिन उसके बाद काम को ऐसी ब्रेक लगी कि धज्जी पार्क का बाकी मंदा काम भी ना हो सका और धज्जी चौक जो है उसका काम भी रुक गया। लेकिन अब मौजूदा इंतज़ामिया की जानिब से एक बार जो है वो फिर काम शुरू किया गया है। कव स्टोन जो हैं वो लगा दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो लेडीज़ या उम्र रुबाब लेडीज़ पार्क है उसके ऊपर जो मार्बल और दीगर काम जो है वो बाकी है वो भी शुरू करें। हमारे साथ इस वक्त सिटी सर्जन अजमन ताजरा मौजूद हैं। हाशिम साहब ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, चौक की सुनी गई है, पार्क का काम भी मुकम्मल होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरा झंग की तरफ से मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर उमैर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे जिसमें उम्मे रुबाग पार्क था, एक जंग ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट जो नामुकम्मल थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्टी साहब की खुसूसी काविश से ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुए और उम्मीद है इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक जल्द पहुँचेंगे और शहरियों को इसका बहुत फ़ायदा होगा और शहर भी हमारा खूबसूरत होगा। बिल्कुल, चौक के अंदर 9 खंबे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ कचरा, गंदगी और इस तरह के मसाइल थे। अब इस मंसूबे के तहत तवक्को की जा रही है कि इस में जो टफ टाइल्स हैं वो लग सकेंगी, लेकिन इसके साथ साथ फेस्को को भी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है कि जो चौक में मौजूद 9 अदद खंबे हैं उनकी भी रीमॉडलिंग और रीडिज़ाइनिंग करते हुए वहाँ से खंबे निकाले भी जाएँ और नए खंबे इंस्टॉल करके वहाँ पर चौक को जो है वो मज़ीद कशादा किया जाए ताकि जो आने वाले कारोबारी हजरात हैं, शहरी हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का नोवेल्टी पुल खस्ता हाली का शिकार, कई साल पुराना पुल हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर, टूटे बैरियर, लोहे के निकले सरिये, गहरे गड्ढे किसी बड़े हादसे को दावत देने लगे। शहरियों का कहना है कि पुल से गाड़ी गुजारना इम्तिहान बन चुका है। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी बताइएगा। शहर फैसलाबाद का ये पुराना पुल है, नोवेल्टी पुल, जो कि खस्ता हाली का शिकार है। और अगर इसके खस्ता हाली को मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर जो है वो अतराफ में बने जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं वहाँ से सरिये तक निकल चुके हैं और जो हिफाजती ग्रिल लगाई गई है वो भी जो है वो खासी टूट फूट का शिकार है और उसको मरम्मत करने के हवाले से हुकूमत जो है वो तवज्जो उनकी दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूदा भी से बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि आपका रोज़ाना यहाँ से गुजरना होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना? सर जी ये पुल की बहुत ही खस्ता हालत हो गई हुई है और जहाँ पे ये खड्डे वगैरह टोए वगैरह बने हुए हैं और हमारी गाड़ियों के एक्सल वगैरह टूट रहे हैं और जब पुल के नीचे के जाते हैं वो भी बहुत खस्ता हालत का रोड बना हुआ है। हुकूमत कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। हालांकि इधर तहर जमील और सारे इधर के ये एरिया की हैं, कोई भी नहीं एक्शन ले रहा है इस बात पर। मैं थोड़ा सा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सरिये हैं ये बाकायदा निकल चुके हैं और काफ़ी खस्ता हाल हो चुके हैं और यहाँ पर जो है इसी तरह जो ये ग्रिल्स है ये भी मुख्तलिफ जगह से जो है वो
ٹوٹ چکی ہے اور ضلع انتظامیہ جو ہے اس کی یہاں پر ذرا توجہ دکھائی نہیں دے رہی، جبکہ یہاں سے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ لوگ گزرتے ہیں اور اس شاہراہ کو چوز کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو شہر فیصل آباد کا یہ پرانا پل ہے اور بہت بڑی آبادی والا پل ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ حکومت توجہ دیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ بہت شکریہ فصیح نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ لاری اڈا انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار، اڈے پر مسافروں کے لیے پینے کا پانی نایاب، نہ واش رومز قابل استعمال، نہ صفائی کا کوئی انتظام، نہ تو ٹف ٹائل لگائی گئی، نہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے کوئی شیڈ موجود۔ سہولیات فراہم کی جائیں، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں کومیل حیدر سے۔ جی کومیل بتائیے۔ چنیوٹ لاری اڈا انتظامیہ کی عدم توجہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، نہ پینے کے لیے یہاں پانی موجود ہے، نہ ہی کسی طرح کا کوئی پختہ راستہ بنایا گیا ہے۔ شہری خاصے پریشان ہیں، نہ صرف مسافر حضرات بلکہ ڈرائیور حضرات بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں لاری اڈے میں موجود ہوں، یہاں پر پینے کے صاف پانی کے لیے جو کولر لگایا گیا تھا ڈپٹی کمشنر کی جانب سے، وہ بھی اس وقت مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ شہری پانی پینے کے لیے دور دراز جانے پر مجبور ہیں۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں نہ پانی ہے نہ کیا مطالبہ کریں گے؟ جی ہم ڈی سی صاحب سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ دور دراز سے آنے والے جو مسافر ہیں، بیبیاں اور بچے، وہ پانی سے محروم ہیں۔ واش روم کی جو ہے وہ یہ حالت ہے کہ کبھی بندہ آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ بھی بند پڑے ہوتے ہیں۔ تو ٹیف ڈیل بھی لگنی تھی، کوئی سہولت لاری اڈا میں موجود نہیں ہے۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ یہی کریں گے بھئی اس کو فل فور صفائی کا نظام ٹھیک کرایا جائے، ٹیف ٹائل لگائی جائے، یہ جو شیڈ ہیں تھوڑے بہت یہ مرمت کرائے جائیں۔ ہاں جی لیٹرین اس پہ جی بالکل شہری خاصے پریشان ہیں، نہ پینے کے لیے یہاں پانی موجود ہے۔ تاہم ڈرائیور حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو واش روم کی سہولت دی گئی تھی وہ بھی اکثر غیر فعال دکھائی دیتی ہے۔ پانی نہ ہونے کے باعث شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے لاری اڈے کے اندر ٹف ٹائل لگانے کا ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہا گیا تھا، جو تاحال نہیں لگائی گئی۔ ڈرائیور حضرات خاصے پریشان ہیں، ڈرائیوروں کا یہی مطالبہ ہے، شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ لاری اڈے پہ تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں۔ بہت شکریہ کومیل حیدر۔ فنڈز کا رخ صفائی کی طرف موڑ دیا گیا، فیصل آباد ضلع کونسل کو ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز لگانے سے روک دیا گیا۔ اربوں روپے ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص تھے۔ دیہی علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیموں اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام رک گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے گا۔ ضلع کونسل کے حوالے سے تو پنجاب حکومت کی جانب سے جتنے بھی ضلع کونسل تھی فیصل آباد سمیت ان تمام کو روک دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ترقیاتی اسکیموں پر فنڈز نہیں لگا سکتے۔ ان تمام فنڈز کو صفائی کے حوالے سے مختص کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اربوں روپیہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص کیا گیا تھا، تاہم فی الحال اس کو لگانے سے روک دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ صرف اور صرف صفائی پر فوکس کیا جائے، جو کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ صفائی کے بہترین منصوبے ہوں اور ون ٹائم کلیننگ کر کے آؤٹ سورس کر دیا جائے تمام سسٹم، اور اس سلسلے میں جتنے بھی فنڈز لگنے ہیں وہ ضلع کونسلوں کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ جو ضلع کونسل کی حدود ہوگی وہاں پر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ضلع کونسل کرے گی، تاہم وہ FWMC اور آؤٹ سورس ہونے والی کمپنی کے ذریعے لگائے جائیں گے۔ تو اس تمام میں جو ہے وہ ترقیاتی اسکیموں کا راستہ روک دیا گیا۔ کارپوریشن اپنے ترقیاتی اسکیموں کو جاری رکھے گی، تاہم ضلع کونسل اپنی ترقیاتی اسکیموں کو روک دے گی، اور اسپیشلی دیہی علاقوں میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہوتے ہیں جس میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، واٹر سپلائی اسکیم ہے، اس طرح کے تمام منصوبے ان پر کام روک دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد پولیس نے IG پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کو لرننگ لائسنس سہولت خود ساختہ طور پر ختم کر دی گئی۔ مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ جی بالکل، فیصل آباد کے پولیس اسٹیشنز میں لرننگ لائسنس کی سہولت خود ساختہ طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ چند ماہ قبل IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے فیصل آباد سمیت صوبہ کے تمام پولیس اسٹیشنز کو شہریوں کو لرننگ لائسنس فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، اور تقریباً 2 سے 3 ہفتوں تک فیصل آباد کے 44 تھانوں میں شہریوں کو لرننگ لائسنس فراہمی کی سہولت مہیا کی گئی، جس کے بعد اب کئی ماہ گزر چکے لیکن فیصل آباد کے کسی بھی پولیس اسٹیشن سے شہریوں کو لرننگ لائسنس مہیا نہیں کیا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد کے ٹریفک سینٹرز پر لرننگ لائسنس اور کمپیوٹرائز لائسنس بنانے والوں کا کھڑکی توڑ رش ہو چکا ہے۔ کئی گھنٹے شہریوں کو لائن میں لگ کر لرننگ لائسنس حاصل کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم اس وقت تھانہ سرگودا روڈ کے باہر موجود ہیں اور ہم نے خود تھانہ سرگودا روڈ کے فرنٹ ڈیسک پر جب لرننگ لائسنس بنانے کے حوالے سے استفسار کیا تو فرنٹ ڈیسک عملہ کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہاں پر لائسنس کی سہولت موجود نہیں ہے۔
खिदमत मरकज या लर्निंग ट्रैफिक सेंटर्स में जाके लर्निंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से फैसलाबाद के पुलिस हुकाम की जानिब से भी और ख़ास तौर पर सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदल की जानिब से भी फ्रंट डेस्क की अमला को, मुहर्रान और SHOs को सख्ती से ये अहकाम दिए गए थे कि फैसलाबाद में जब तक फ्रंट डेस्क का अमला ड्यूटी पर मौजूद है, यहाँ पर आने वाले कोई भी शहरी जो लर्निंग लाइसेंस का ख्वाहिशमंद होगा उसको लर्निंग लाइसेंस मुहैया किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। 17 अक्टूबर गुर्बत से खात्मे का आलमी दिन। बिजली और गैस के भारी बिल भरे या अशिया खुरनोश का बंदोबस्त करें। महंगाई से आवाम की कुव्वते खरीद जो है वो जवाब दे गई। जंग का मजदूर हुकूमती रिलीफ का मुंतजिर, ताजर तबका भी परेशान। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर शहरियों को रिलीफ के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए गए। ताजिर और मजदूर दोनों महंगाई के हाथों परेशान हैं। महंगाई की बढ़ती शरह ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर किया है। ताजिरों का कहना है कि उन्हें न सिर्फ महंगाई का सामना है बल्कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ पैकेज फराहम नहीं किया जा रहा। कारोबार चलाना चैलेंज बन गया। इनके नुमाइशी प्रोग्रामों के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। बिजली महंगे दामों आवाम को दी जा रही है, वो सस्ती अगर दी जाए तो उससे भी बेरोजगारी के खात्मे में खातिरख्वाह बंदोबस्त हो जाएगा, जिससे गुर्बत दूर हो जाएगी। मजदूर तबका भी कमर तोड़ महंगाई की सूरत हाल से नाला। उनका कहना है कि खाना, रिहाइश और सेहत की सहूलियात की कीमतों में इजाफे ने जिंदगियां मुश्किलात में डाल दी हैं। जब हुकूमत उन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं करती तो कैसे अपनी जिंदगियां बेहतर बना सकेंगे। मजदूर बहुत परेशान है। आज आटे का रेट देख लें, बिजली का रेट देख लें, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। देख लें आए दिन मजदूर का चूल्हा बिल्कुल बुझ चुका है, तो हम बहुत परेशान हैं। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन इस बात की याद दहानी है कि हुकूमत को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। गुर्बत बढ़ती रही, हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे करती रही। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर फैसलाबाद के मजदूरों की दुहाई। इस पर मजीद बात करेंगे उमर रांझा से। जी उमर। जी बिल्कुल, 17 अक्टूबर गुर्बत को खात्मे का आलमी दिन है। जिस हवाले से मजदूर जो है हमारे साथ मौजूद है, इनका ये कहना है कि गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमती दावे वादे तो किए जाते हैं लेकिन इसके लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए जाते। बिजली के भारी बिल और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतें, जिसने न सिर्फ मजदूर को जो है वो पीस कर रख दिया बल्कि इसके साथ ताजर भी परेशान है। इस हवाले से बात करते हैं, मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अंकल, ये बताइएगा गुर्बत कहाँ तक ले जा चुकी है और ये बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है? बहुत ही महंगाई है। हाँ, तो करिए कि दिहाड़ी है कम है कोई नहीं, बह के चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तो महंगाई तो एक तरफ और मजदूरी जो है वो भी मिलना मुहाल हो रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब, हवाले से बात हो रही है, सारे मजदूर परेशान हैं और ज़्यादा बहुत परेशान है। दिहाड़ी लग नहीं रही, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, परेशान बहुत डबल है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंगाई को जल्द से। बहुत शुक्रिया उमर रांझा अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चिन्योट के ज़रिए तमाम डेंगू और स्मॉग से बचाव बारे आगाही सेमिनार। अपडेट करेंगे वकार घमन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम आज गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदिर रोड पर डेंगू और स्मोक के बचाव के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम के फोकल पर्सन डॉक्टर सबीर हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह कैंपेन चलाई जा रही है ख़ासतौर पर तालीमी इदारों में डेंगू कंट्रोल के हवाले से और स्मोक के कंट्रोल के हवाले से? टोटल 891 जो हमारे पूरे चिन्योट के अंदर डेंगू एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, उसमें से 690 यूज़र्स जो हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो आज का जो हमारा अवेयरनेस सेमिनार था, इसका मेन मकसद ये था कि ये 690 यूज़र्स जो टोटल 77% हमारे डिस्ट्रिक्ट का डेंगू यूज़र्स बनते हैं, ये अपनी एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ को मज़ीद बेहतर करें ताकि इनके स्कूल्स के अंदर जो डेंगू की सर्विलेंस है और डेंगू की लार्वा डिटेक्शन है और फिर अल्टीमेटली जो डेंगू प्रिवेंशन है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल जी, आज इन तमाम जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, खासतौर पर जो फोकल पर्सन हैं, जिनकी अपने अपने स्कूल की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे डेंगू के कंट्रोल के हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अपडेट करना, उनको आगाही दी गई है कि वो किस तरह काम करें, किस तरह इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।